कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। क्या यह इतनी बड़ी बात थी? सुमन असमंजस में थी। कोई इस तरह नाराज होता है भला? उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा मेरी तरफ। शाम हो चुकी थी। रोहित कुछ देर से घर लौटे थे। बाहर का गेट खोलने की आहट पाकर मैंने खिड़की से देखा। बारिश धीमी थी। उनके कपड़े भीगे हुए थे। रसोई से झांकते हुए दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो बाहर आई। वो दरवाजे पर थे। मैंने चहकते हुए कहा, अरे आप आ गए। आप तो भीग गए हैं। मैंने चिंता से कहा, हाँ, आज बारिश ऐसी है जैसे बादल जिद पर उतर आए हो। लगातार हो रही है, कभी धीमी कभी तेज। रेनकोट का भी काम ना आया। मैं आपके लिए तौलिया लाती हूँ, कहकर मैं तुरंत कमरे की ओर दौड़ी। वह दरवाजे पर ही खड़े हैं चुपचाप। मैं तौलिया लेकर लौटी और उनके पास आकर उनके बाल पोंछने लगी। एक पल को वो झिझक गए, पर फिर सहज हो गए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में? जी, कचौरिया के साथ आम की मीठी चटनी बनाई है। आप खाकर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने हल्के मुस्कुराकर कहा। तो जैसे मेरे मन में बीती रात से घिरे उदासी के बादल छट गए। मैंने महसूस किया उनके भीतर कोई जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। शायद उनका मन अब ठीक था। मैं मुस्कुराई, जैसे कहीं कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही है। उनके शब्दों में सहजता थी। मैं चुपचाप रसोई में लौट आई और गैस बंद कर बर्तन नीचे उतारा तो जैसे भिगोने में मुझे माँ का चेहरा दिख रहा था, जो कहती थी, बेटी, घर की रौनक रिश्तों की मिठास से बढ़ती है और हमारे चेहरे की मुस्कान सब कुछ भुला देती है, लेकिन भोजन का जायका रिश्तों को बांध देता है। जब तक वह कपड़े बदल कर लौटे, टेबल सज चुकी थी। उन्होंने चुपचाप खाना शुरू किया। लग रहा था सचमुच उन्हें बहुत भूख लगी थी। मैं पास ही बैठी उन्हें देख रही थी। मन में एक झिझक थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, कल की बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद गलती मेरी थी, मुझे आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने उस क्षण खाना रोक दिया और मेरी ओर देखा। फिर शांत लहजे में बोले, तैयारी कर लेना, कल शाम हम निकलेंगे। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। मैं थोड़ी देर उन्हें निहारती रह गई। शब्द जैसे कानों तक पहुंचने में देर कर रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ क्षण के लिए समझ नहीं आया कि यह निर्णय एक सजा है या कोई अवसर। एक पल को मन में विचार कौंधा, क्या वह अब भी नाराज है या जाना मजबूरी है, क्योंकि पापा जी ने कहा है। यह उनके मन की पहल। उन्होंने मुझे माफ़ किया या नहीं, मन में यही उधेड़-बुन थी, पर उनके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी। मैंने यह देखा और फिर चहक उठी। क्या सच में हम जा रहे हैं? और एकदम से खुशी के मारे उठ खड़ी हुई। उत्साहित हो बोली, ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी। उन्होंने मेरी ओर देखा और छोटा सा कहा और बोले, एक कचौरी और लाओ। अभी लाती हूँ, कहकर मैं रसोई की ओर भागी। वो फिर चुपचाप खाना खाने लगे। मैं अपने ही धुन में थी। मायके जाने की कल्पना से ही मन उत्साहित हो गया था। हम दोनों स्टेशन पहुँचे। सुबह से बरसात की झड़ी लगी थी। ट्रेन समय से आई और उसी गति से हम भी उसमें सवार हो गए। जैसे जीवन की पटरी पर एक नया मोड़ आया हो, उनके साथ से मन उल्लासित था, मानो टूटे हुए धागे फिर से जुड़ गए। कई घंटे की यात्रा के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो घर में त्योहार सी रौनक थी। आंगन में रंगोली बनी थी, रसोई में से पकवानों की गंध आ रही थी और महिलाओं की बातचीत में चुटकियां और हंसी की झलक थी। पापा जी की बहनें, बुआ जी पहले से पधारी हुई थी। उनके साथ साथ और कई रिश्तेदार थे। रोहित की बड़ी बहन भी आई थी और चचेरी 3 बहनें थीं। उन चेहरों में अपनापन और जिज्ञासा दिखाई देती थी। मैंने सबके पांव छूकर आशीर्वाद लिया
सबसे बातचीत करते हुए सबको जान रही थी। फिर चुपचाप अपने कामों में लगी थी। मेहमानों के लिए चाय बनाई और पानी दिया। आंगन में सपना, रोहित और सबके साथ बैठी। बुआ की बातें सबको हंसा रही थी। मैं रसोई में सबके भोजन की तैयारी में मम्मी जी का हाथ बटाने लगी। रसोई तक उनकी बातें सुनाई दे रही थी और खिड़की से सब दिखाई दे रहा था। बुआ जी पापा जी के किस्से सुना रही थी। उसे सुनकर काकी, ताई, रोहित की बहनें सब बुआ की बातों पर हंसी रोकते हुए भी लोटपोट हो रहे थे। मैंने देखा, यह सुनकर सासू माँ का चेहरा तो मारे शर्म से लाल हो गया। बुआ की बातें सबको हंसा रही थी। मैं भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। उनकी बातों में पुरानी देसी ठसक और बेवाकपन, जो ना किसी को बुरा लगता, ना ही रोकने की हिम्मत किसी में होती। उनके किस्से गांव की गलियों से शुरू होकर शहर के नखरों तक पहुंच गए। बीच बीच में ऐसे मुहावरे और कहावतें सब्जी में छोंक की तरह पड़ रही थी कि सुनने वाले हंस हंस के दोहरे हुए जा रहे थे। रोहित और पापा जी किसी काम से बाहर चले गए। बैठक में मम्मी जी सबको नाश्ता दे रही थी, पर तभी मेरे कानों में धीमी सी फुसफुसाहटें आ गई। उनके शब्दों में जैसे भीतर तक चुभा दिया। मेरी हथेलियां कस गई। औरतें जब आपस में बैठती है तो बातों में कई बार दर्पण भी होता है और कई बार चाकू सी धार भी। एक स्त्री ने मुंह को दुपट्टे से ढांपते हुए लेकिन कुछ तेज आवाज में कहा, जैसे मुझे ही सुनाना चाहती थी, बहू तो बड़ी चतुर निकली, शहर घूमने जाने का बहाना करके अब वहीं जा बसी। दूसरी हंसते हुए आंखें मटका कर बोली, यह अच्छा है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा चोखा, घर का सुख और सास ससुर से दूरी भी। तीसरी तो जैसे जली भुनी सी थी, जैसे उनके घर के झगड़ों की चर्चा पूरे गांव में हुई। सबने खूब रस लेकर बातें बनाई, पर अब हमारे घर की बातें नमक मिर्च के साथ कर पाती यह अवसर ही ना मिले, उन्हें कहने लगी। इनके घर में ना कोई झगड़ा ना बवाल और बेटा बहू अलग हो गए। आते ही रोहित को बस में कर लिया। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो चुपचाप सीने के आर पार हो गया, जैसे बात नहीं तीर चलाए जा रहे हो। मेरी हथेलियां सहसा भिज गई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया हो। वह बातें किसी अन्य औरत की नहीं, वह मेरे ही बारे में थी। मैं रसोई में थी, उनकी बातें यही समाप्त ना हुई थी। अरे आजकल की बहुएं तो पढ़ी लिखी होती है, उन्हें घर की नहीं अपनी आज़ादी प्यारी होती है। थोड़े दिन निभा लिया वही बहुत है। फिर पति को साथ लेकर अलग हो गई। निभाने के लिए प्यार और त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, परंतु अब वह कहाँ रहा। सास ससुर तो बोझ लगने लगते हैं। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। मन तो कर रहा था जाकर कह दूं, अपना पक्ष रख दूं, पर फिर सोचा क्या फ़ायदा, जो पहले से सब कुछ धारणा बना ली गई है। उनके सामने तो तर्क भी अपराध लगेंगे, कहेंगे बहू बहुत मुंहजोरी कर रही है। उनके शब्दों ने जैसे भीतर तक चुप कर दिया। मेरी हथेलियों में इस समय मसाले की महक थी, सब्जी में मसाला डाल रही थी। दिल में एक कसक उठी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दूध के बर्तन में उबाल देखती रही। सासू माँ ने भी सबको सुना, पर वह कुछ न बोली। उनके तो जैसे मन की बात कही गई थी। वह दौड़ दौड़ के काम कर रही थी, जैसे वह चुपचाप कह रही थी कि बाहर बैठी उन औरतों ने सही ही तो कहा है। बहू ने आते ही अपने मन की कर ली। मैं सोच रही थी, क्या यह मेरा निर्णय था, रोहित का नहीं? क्या मेरा ब्याह उनके साथ रहने के लिए नहीं हुआ? मुझे यही मम्मी जी और पापा जी और सपना के साथ रहना चाहिए था, उनके साथ शहर में नहीं। घड़ी की सुइयां तेज चल रही थी और बाहर स्त्रियों की जुबानें भी। क्या कोई एक ऐसा भी समय था कभी जब औरतें एक दूसरे की ढाल बनती थी? और अब ऐसा समय आ गया है कि वही औरतें एक दूसरे पर कटाक्ष करती हैं। जब रिश्ते इस तरह से चर्चा का विषय बन जाते हैं तो वे जीवन में दर्द घोलते हैं। पर उसी क्षण पीछे से पापा जी की आवाज़ आई, बहू अरे जरा मिठाई देना बुआ को, वह तेरी बनाई मिठाई खाने को कह रही थी, उनका शुगर लो हो गया है। मैं सर पर आंचल लेते हुए मुस्कुरा दी और डिब्बे से मिठाई निकालकर एक प्लेट में रखकर उन्हें दे दी। मैंने मन ही मन यह महसूस किया, दुनिया जो कहे सो कहे,
पर रिश्तों की मिठास इस तरह चुपचाप से आती है। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं कमरे में बैठी सूटकेस से कपड़े निकाल निकाल कर तह कर रही थी। सोचा सब कुछ व्यवस्थित कर लूं ताकि सुबह की हड़बड़ी में कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सपना झांकती हुई भीतर आ गई और वह मुस्कुराकर चहकती हुई बोली, भाभी सुना है आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, अगर फुर्सत हो तो मेरे हाथ में भी लगा दीजिए ना। और हमारे भी, कहते हुए उनके साथ रोहित की दोनों चचेरी बहनें और पीछे से बड़ी ननद शीतल भी आ गई। मैंने देखा सपना की बातों में अपनापन झलकता था। मैं मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई और कहा, अरे भीतर आइए ना दीदी। उन सभी को आग्रहपूर्वक भीतर ले आई और सभी को बैठने को कहा। सपना, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया के साथ जाकर एक सलवार कुर्ती लाई थी, बड़ी सुंदर है, बताओ तो पसंद आएगी क्या? सपना ने आंखों में चमक भरकर कहा, वाह भाभी, यह तो बड़ी सुंदर है और इसमें बनाया मयूर तो मुझको बहुत भाता है। शीतल दीदी, यह साड़ी आपके लिए है, आपके भैया ने स्वयं पसंद की थी और कहा था आपको दे दूं, देखिए। अच्छा, यह तुमने पसंद की थी? मैंने एक पल को उनकी तरफ देखा। ना मालूम क्यों उनके कहने के अंदाज से ऐसा लग रहा था वो मुझसे प्रसन्न नहीं। फिर भी मैं बोली, हाँ दीदी। अब जब हम बाजार गए तो मैंने ही कहा था एक साड़ी आपके लिए ले लेते, आपका निश्चिंत नहीं था कि आप आएगी। फिर भी मैंने कहा यहाँ मम्मी जी को दे देंगे, जब आप आएगी तो वे ही आपको दे देगी। पर यह अच्छा लगा आप आए, फिर कब मिलना हो मालूम नहीं। हाँ, अब तो तुम शहर वाली हो गई हो, वो हंसकर बोली। पर मुझे महसूस हुआ उनके कथन में व्यंग्य घुला हुआ था। यह शायद उन स्त्रियों की बातों का असर था। मैंने बात ज़्यादा न बढ़ाते हुए उनके साथ हंस पड़ी। तभी दोनों चचेरी बहनें राधा और सीमा बोल पड़ी, और हमारे लिए, तुम दोनों को तुम्हारे रोहित भैया देंगे। मैंने हंसकर बात संभाली, क्योंकि हमें नहीं मालूम था वो भी आई है। वह दोनों खुश हो गई। अच्छा, बातें बहुत हुई, अब मेहंदी लगाए। भाभी, मैं कौन भी ले आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाभी, कोई रक्षाबंधन वाला लगाइए ना, भाई बहन का त्योहार है, बस ऐसा लगे जैसे हाथ की खुशबू सीधे भाई तक पहुँच जाए। उनकी बात सुनकर मन भीतर तक भीग गया। रक्षाबंधन की बात आते ही जाने क्यों माँ की बातें, अपने भाइयों का स्नेह और वो बचपन की रेशमी डोरियाँ आंखों के सामने तैर गई। मैंने तुरंत मेहंदी का कोन उसके हाथ से लिया और कहा, अच्छा ठीक है, चलो बैठो, मैं तुम्हारे हाथों को और भी खूबसूरत बना दूंगी इस त्योहार के लिए। सपना चुपचाप सामने पलंग के किनारे बैठ गई। उसके हाथ मेरी ओर फैले थे और आंखों में एक उत्साह था, उसकी उम्र की लड़कियों जैसा, जो त्योहारों से पहले ही सजने संवरने में मग्न हो जाती है। मैंने उसकी हथेलियों पर पहले छोटे छोटे बूटे बनाए, फिर एक कोने में राखी और दूसरी ओर मेरे भैया जोड़ दिया तो उसका चेहरा खिल उठा। मैंने जल्दी ही सभी की मेहंदी लगा दी। सपना बोली, भाभी आप तो सचमुच बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। अब आप भी अपने हाथों में लगा लीजिए। मैंने हाँ कहा। धीरे धीरे सभी थककर सोने चले गए। सपना को मैंने पास ही रोक लिया। शायद उसका मन बातें करने का था, इसीलिए वह भी मेरे कहने पर रुक गई। लेटी लेटी वह बोल पड़ी, भाभी आपको पता है भैया की वह दोस्त आस्था बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैं जब भी हमें कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, मैं तो बस उन्हीं के पास चली जाती थी। इतनी सुंदर आकृतियाँ बनाती है कि देखते ही रह जाओ। वह उसकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी और वह बातें करते करते कब नींद की गोद में समा गई, पता ही नहीं चला।
पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। 12 बज चुके थे। रोहित अभी तक नहीं आए थे। कहीं कहीं वो आस्था के पास तो नहीं। यह विचार जैसे मन की भूमि पर कांटे की तरह उगाया। जितना उगना चाहा उतना ही भीतर धंसता चला गया। आंखें बंद की तो जैसे भीतर का अंधेरा और भी घना हो गया। मन ने चैन पाना चाहा, पर हर क्षण जैसे ख्याल किसी अदृश्य सूल सा मन को बींधा जा रहा था। मैं करवट बदल कर लेट गई। बरसात का मौसम था। बारिश की रिमझिम थमी नहीं थी। खिड़की की चौखट पर पानी की बूंदें टपक रही थी और मैं जैसे किसी और संसार में बहती चली जा रही थी। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। जैसे मेरा मन विचारों गहन उलझनों से ढका हुआ था। खिड़की के बाहर की यह अंधेरी रात और भीतर उमड़ती संशियों की बारिश दोनों मेरे साथ जाग रही थी। घड़ी की टिक टिक के साथ हर बीतता क्षण मुझे जैसे सच के और भी पास ला रहा था। मैंने कमरे की बत्ती नहीं बुझाई थी। शायद मन के भीतर उजाले की हल्की किसी उम्मीद बची थी, या शायद डर था कि अंधेरे में अपनी परछाई से घबरा ना जाऊं। इसी बीच आहट हुई और दरवाजे पर सासू माँ की परछाई उभरी और फिर वो भीतर आई और बोली, बहू अपनी तैयारी तो है ना कल की? तेरे भैया तुझे लेने आ रहे हैं। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और बिस्तर से उठ गई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी और आंखों में दिन भर के काम की थकावट। जी मम्मी जी, तैयारी कुछ विशेष नहीं करनी। शहर से आए तो सामान अभी ज़्यादा खुला नहीं था, बस उसे थोड़ा सही कर लिया है। वह कुछ क्षण खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही थी। फिर बोली, मीठा और नमकीन भी रख लेना, मैं निकाल के रसोई में रख आई हूँ। माँ के घर जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने सर हिलाया। जी मम्मी जी। शायद मेरे चेहरे का रंग उनकी अनुभवी आंखों से छिपा नहीं था। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर बोली, क्या बात हुई बहू, कोई परेशानी है क्या? चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। मैंने संकोच से कहा, वो रोहित अब तक नहीं आए। मेरे भीतर सैकड़ों सवाल उठ रहे थे, पर मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा पल भर को सख्त हुआ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आता ही होगा, और वो चली गई। मैं चुपचाप खिड़की के पास आ खड़ी हुई। मन में शंका उभर रही थी, रोहित और आस्था को लेकर। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सासू माँ खड़ी थी फिर से। उन्होंने सहज भाव से कहा, रोहित आ गया है, थक गया होगा, सीधा बैठक में ही सो गया है। मैंने सिर हिलाया पर कुछ कह ना सकी और गहरी सांस ली, जैसे अपने मन की उलझन को शांत किया। वह लौट गई थी अपने कमरे की ओर और मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे पैरों में कोई जंजीर बंध गई हो। पर फिर मन ने मुझसे जैसे आग्रह किया, एक बार उन्हें देख तो लूं, वो ठीक तो है। मैं धीरे धीरे बैठक की ओर बढ़ी। वहाँ का दरवाजा खुला था। अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी और वो तख्त पर तकिए पर सिर रखकर लेटे थे, पैर फैले हुए थे। उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी। मैंने चादर ठीक करने जैसे ही उनके निकट पहुंची तो जैसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे यहाँ की हवा में एक अलग सी महक घुली हुई सी प्रतीत हो रही थी, जिसने मेरी सांसों को रोक दिया। जैसे मैं आशंकाओं से भर उनके बिल्कुल नजदीक गई, मैं ठिठक गई। ओ, हृदय को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। एक पल के लिए लगा जैसे भीतर का कोई बांध टूट पड़ा हो। यह क्या रोहित? अब तक तो मैं उनके बारे में कुछ और ही सोचती थी, विश्वास और आदर्श की छवि पर जैसे किसी ने काली पोत दी हो। उनका शांत चेहरा जो मेरे लिए स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक था, आज मुझे अनजाना लग रहा था। मन चीख उठा पर होठ बंद रहे। यह आज जाना, और अब किसे बताया जाए, किससे शिकायत की जाए? मैं उनके पास जाकर बैठना चाहती थी, शायद कुछ कहना भी, लेकिन अब कोई शब्द भीतर से बाहर नहीं आया। मन के भीतर हजार आंसू उमड़ आए, पर आंखें फिर भी सूखी रही। मैं पूछना चाहती थी, उन्हें झकझोर कर जगाना चाहती थी, जानना चाहती थी कि
पर ठीक उसी पल दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। मैं जैसे किसी गहरे विचार से बाहर आई, आंखें दरवाजे की ओर मुड़ गई। इस समय कौन हो सकता है? मैं बैठक के बाहर के छोटे कमरे में गई, जहां घर का मुख्य दरवाजा खुलता था। वहां से आगे जाकर घर का मुख्य दरवाजा था। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। शायद उसे भीतर आने की अधीरता थी। मैं भी सचेत हुई। मैंने पहले वहां की लाइट जलाई और धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ मोहित। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला तो सामने देवर जी खड़े थे। मोहित भैया भीगते हुए, बालों में पानी टपक रहा था और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शायद मुझे देखकर। मैंने चौंक कर कहा, अरे देवर जी, आप इस वक्त इतने भीग गए हैं। मौसम की मेहरबानी है भाभी, छाता था नहीं। और रोहित भैया का फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर लैंडलाइन में भी लगाया परंतु लगा नहीं। सोचा अब सुमम्मी घर आ जाऊं। मैंने दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया जिससे वो अंदर आ सके और बोली, भीग गए हैं आप, आइए अंदर आइए। वह भीतर आ गए। मैंने कहा, शायद उनका फ़ोन साइलेंट पर होगा या बैटरी ख़त्म हो गई होगी। और घर का फ़ोन तो कब से बंद पड़ा है। पापा जी ने शिकायत दर्ज की है, देखते हैं कब तक चालू होता है। मैंने कहा था पापा जी से, अब इसे हटा दे। मोबाइल का ज़माना है, एक मोबाइल ही ले लेते। देवर जी ने अपना सामान भीतर रखते हुए कहा, मैं आपके लिए तौलिया लाती हूँ, कपड़े बदल लीजिएगा, फिर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। वो हंसते हुए बैठक से भीतर मेरे पीछे पीछे आए और बोले, भाभी आप बिल्कुल माँ जैसी हैं, हम सबका कितना ख्याल रखते हो। भैया कितने किस्मत वाले हैं। इस बात पर मैं मुस्कुरा ना सकी, बस चुप हो गई। चाय बनाते समय मेरी उंगलियां बार बार कांप रही थी। मन अब तक उन्हीं में अटका हुआ था। तभी मोहित भैया रसोई के दरवाजे पर आए और 2-3 आवाज लगाई, भाभी भाभी, परंतु मेरा ध्यान कहीं और ही था। उसने फिर आवाज लगाई, भाभी आप ठीक तो है, कुछ परेशान लग रही हैं। मैं चौंकी, नहीं, बस दिन भर की थकान है शायद। मैंने बात को टालने की गरज से कहा और उनकी ओर चाय की प्याली बढ़ा दी। उसने चाय लेते हुए कहा, भाभी मैं पहले नहीं आने वाला था, आपको तो पता ही होगा, कॉलेज की छुट्टियां कम थी, फिर भाग दौड़ हो जाती, यहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता। पर सपना कहाँ मानने वाली थी, वह बहुत नाराज हो रही थी, तो मैंने सोचा आ ही जाता हूँ और आपसे भी मिलना हो जाएगा। थोड़ा ठहर कर फिर बोले, इसी चक्कर में अचानक में शाम 5 बजे वाली ट्रेन मिली। 10 बजे यहाँ पहुँच जाता, पर बारिश के चलते वह भी लेट हो गई, इस वजह से देर से पहुँच पाया। मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अरे नहीं देवर जी, आपके लिए कैसी परेशानी, आप तो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। यह घर है आपका और आधी रात को भी आपके लिए दरवाज़ा खोलने में कोई परेशानी क्यों होगी मुझे भला। आप बहुत अच्छी है भाभी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज रहे थे। अब आप आराम से सो जाए, सफ़र में थक गए होंगे। मैं आपके लिए एक चादर ले आती हूँ। आप बाहर बैठक में तख्त पर सो जाइए, वहाँ आपके भैया भी सो रहे हैं। जी भाभी। मैं चादर देकर अपने कमरे में लौट आई। बाहर अब भी बारिश की रिमझिम आवाज़ रह रहकर दिल को भिगो रही थी, पर भीतर एक और ही कोलाहल चल रहा था। चुपचाप आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। सोना चाहा, पर विचारों ने जैसे मन को घेर लिया हो। आज की रात जैसे एक धुंधले कुहासे से भरे लग रहे थे। कल सुबह बात करूंगी रोहित से, जरूर करूंगी। यही सोचकर मैंने आंखें मूंद ली, पर नींद आंखों के पास तक भी नहीं आई थी। जाने कब सोई। सुबह जब आंख खुली तो खिड़की के बाहर धूप छन छन कर कमरे में उतर रही थी। घड़ी पर नजर गई तो 6 बज चुके थे। मैं जल्दी से बिस्तर छोड़ और स्नान घर में घुस गई। तैयार होकर मंदिर में पूजा की। बुआ जी पहले ही जाग चुकी थी, उनका स्नान भी हो चुका था और अब वह आंगन के चबूतरे पर बैठी दादी से बात कर रही थी। इतने सारे लोग घर में थे,
हर ओर चहल पहल शुरू हो गई थी। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को बिस्किट, किसी को ब्रेड टोस्ट और सपना को तो गर्म दूध चाहिए होता। रसोई से लेकर आंगन तक दौड़ भाग लगी रही। मैंने पास्ता बनाया, पापा जी जलेबियाँ ले आए थे, छोटे देवर जी और छोटी ननंद तो भाभी भाभी कहकर आगे पीछे घूम रहे थे और भाग भाग कर परोसने के काम में मेरी सहायता करते नहीं थकते। मैं घर के कामों में यूं डूबी हुई थी पर जैसे मन उलझनों से भरा हुआ था। 10 बज रहे थे। मैं उनसे बात करने का अवसर ढूंढ रही थी पर तभी सपना ने आकर बताया, भाभी आपके मनोज भैया आ गए। मैं भैया के स्वागत सत्कार में लग गई। उन्होंने कहा, तैयार हो जाना, हमें दोपहर की गाड़ी से निकलना है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाया और फिर मम्मी जी के साथ रसोई में लग गई। भोजन बनाने में कई चीज़ें बनानी थी, पूरी, छोले, कचौरियाँ, दाल, पापड़, दही, हरी मिर्च और आम का अचार। दादी के लिए अलग से खिचड़ी भी रखी गई। रसोई में चूल्हे पर कुल गति से काम चल रहा था पर मन मेरा किसी और ही ताप में सुलग रहा था। कुछ ही देर में सब लोग मिलकर खाने बैठे। थाली सजाई पर मेरा मन जैसे किसी और की प्रतीक्षा में बैठा था। भीतर कहीं उम्मीद थी मैं मायके जा रही हूँ तो वो एक बार तो आकर मुझसे बात करेंगे, तब पूछूंगी उनसे कल रात के बारे में, पर वो आए नहीं। तभी भैया ने आवाज़ दी, जल्दी करो सुमन, बस 1 घंटा है, तैयार हो जाओ। हाँ भैया कहकर मैं चुपचाप कमरे में चली गई। अंदर आते ही बैग की जिप खोली, कपड़े निकाले और तैयार होने लगी। मन में बार बार यही विचार घूम रहा था कि शायद अब कोई आए दरवाजे पर। और तभी दरवाजे की हल्की सी आहट हुई। वो सामने खड़े थे। बोले, पैक कर लिया सब? मैंने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ लगभग कर लिया है। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बैग उठाने लगे। मेरे लिए यह एक मौका है बात करने का, पूछने का। मैं शब्द ढूंढ रही थी पर उन्हें देखते ही ना जाने क्या हो जाता है मुझे। शब्द जैसे गले में ही अटक गए। मन कह रहा था पूछो, अभी नहीं तो कभी नहीं, पर जैसे होठ खामोश थे। परंतु मुझे इस बारे में बात करना ही होगा। कुछ ही देर बाद मैं चली जाऊंगी, फिर कब लौटूंगी? मैंने बिना देर किए पूछा, कल रात आप देर से आए? मैं पूछना चाहती थी कल रात देर से आने की वजह क्या हुई, और वह महक जो आपके निकट जाते ही मैंने महसूस की, वह क्या था? यह सुनकर वो चौंक से गए। वो चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, बताइए कल रात देर कैसे हो गई? मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही और आप आए भी तो, परंतु मैं आगे कुछ कहती इससे पहले ही पीछे से भाई आ गए और बोले, सुमन चलो अब निकलना है, देर हुई तो ट्रेन छूट जाएगी। यही सामान है ना तुम्हारा? रिक्शा आ गया है। और वो बिना देरी किए मेरा सामान उठाने लगे। रोहित ने भी बैग उठाया और भाई के पीछे चल दिए और मैं उनके पीछे। घर के सभी लोग बाहर इकट्ठे थे मुझे विदा करने के लिए। सपना ने गले लगाया और कहा, भाभी जल्दी लौट कर आना। मैंने सबके चरण स्पर्श किए। दादी ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नज़र तक नहीं उठाई। वह सबके साथ मुस्कुरा रहे थे। भैया से 1-2 बातें भी की। मैं तो जैसे इस पल ठहर गई, एकटक उन्हें देखती रही, जैसे अपने सवाल के जवाब ढूंढ रही थी। हम रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा चल पड़ा। वो पीछे स्कूटर पर आ रहे थे। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वो दरवाजे तक आए और बोले, ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना। बस इतना ही, जैसे मुझसे आंखें चुरा रहे हो। मैंने एक बार फिर उनकी आंखों में झांका पर वहाँ तो जैसे कोई पर्दा पड़ा हो। हाथ उठाया, हिलाया। मैं बस की खिड़की से बाहर देखती रही। उन्हें और घर गांव पीछे छूटते गए। मैं आंखों में कई सवाल लिए मायके आ गई। शायद सभी के उत्तर समय दे सकता था।
मायके पहुंची तो माँ को देखकर जैसे बरसों से रुका बांध टूट पड़ा। मैं उनके गले लग गई और आंसू बह निकले, ऐसे जैसे सावन की बारिश। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? माँ ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। मैं कुछ न कह सकी, बस मुस्कुरा कर इतना बोली, नहीं माँ कुछ नहीं, बस आप सबको इतने दिनों बाद देखा तो आंखें भर आई। मेरी तीनों बहनें तो जैसे मुझे ही देखने को आंखें बिछाए बैठी थी और मुझे देखते ही चारों ओर से घेर लिया, जैसे वर्षों से बिछड़ी हुई सहेलियां मिल रही थी। अगले दिन रक्षाबंधन का पर्व था। घर में चहल पहल थी। मेरी बड़ी बहनें भी ससुराल से आई थी। हम 7 बहनें और ना जाने कितनी चचेरी बहनें, हम सब ने मिलकर भाइयों को राखी बांधी। यह एक ऐसा दृश्य था जहां रिश्तों की गरिमा, स्नेह की मिठास से घर में रौनक आ गई थी। आंगन में हंसी ठिठोली करते हुए हम सब भाई बहन बैठे थे और रसोई में भाभियों के हाथों से बने पकवानों की खुशबू से महक रही थी। इन स्मृतियों को मैं चुपचाप से अपने हृदय में सजो रही थी। त्योहार ऐसे बीता जैसे कोई सपना, मन को भिगोता हुआ, हृदय को पुलकित करता हुआ। सब कैसे हंसी खुशी बीत गया और पता ही नहीं चला। मेरी वापसी का समय भी आ गया। वो मुझे लेने आए थे, पर मन न जाने किस उलझन में था। परंतु माँ अपने बच्चों का चेहरा पढ़ लेती है। बोली, कोई बात है क्या? दामाद जी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? नहीं तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस आप सबसे बिछड़ने का ख्याल मन को विचलित कर गया। बेटी को जाना ही होता है, माँ ने भावुक होकर कहा और अपनी आंखें पोंछते हुए रोहित से आग्रह पूर्वक बोली, कुछ दिन रुक जाते दामाद जी, फिर कब आना होगा? पिताजी और भाई भाभियों ने भी मनुहार की, हमें भी अपनी खातिरदारी का अवसर दीजिए। पहले तो उन्होंने इनकार किया, पर सबके कहने पर रुक गए। अरे सुमन, तू कब आई? तभी मेरी सहेली मंजू ने आवाज लगाई। तो मैंने कहा, मंजू तू कब आई? हम दोनों बातें करने लगे। मैंने रोहित से उसका परिचय कराया। यह मेरी सहेली मंजू है और ये उसका भैया दीपक। दीपक और मैं बचपन से साथ पढ़ते थे और फिर यह पढ़ने शहर चला गया। दीपक, तुम तो बिल्कुल बदल गए, एकदम टिप टॉप लग रहे हो। मुझे तो तुम भूल ही गए। पहले तो घर आ जाते थे और अब तो लगता है सांप बन गए हो। और क्या कर रहा है? सरकारी नौकरी मिल गई है इसे, मंजू ने कहा। वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने रोहित की ओर देखा, वह मुझे नहीं देख रहे थे। मैं समझ गई वो शायद उन्हें ऊब हो रही थी हमारी बातों से। मैंने कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा फिर घर आना, मंजू ने कहा और हमने उनसे विदा ली। कितनी बातें करती हो, क्या अब मौसी के घर नहीं जाना? घर से तो बहुत जल्दी में निकली थी, उन्होंने थोड़ा खींच कर कहा। मेरी मम्मी की बहन यानी कि मेरी मौसी की शादी भी हमारे गांव में ही हुई थी। 2 गली छोड़कर उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। मैं चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। उनकी आवाज़ में थोड़ा तीखापन था, मानो भीतर कुछ उबल रहा हो। हम आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक सामने से आवाज़ आई, सुमन कैसी हो, कब आई? मैं चौंकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, अरे आकाश तुम? मैं ठीक हूँ, अभी कुछ दिन हुए आए। और तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। मैंने अनायासी रोहित की ओर देखा। वे मुझे ही देख रहे थे, जैसे मन ही मन कुछ तोल रहे हो। मैंने सहज होने का प्रयास किया। ये रोहित है और रोहित ये आकाश है। मंजू मेरी सहेली, उसके ताऊ जी का बेटा है। नमस्ते रोहित जी। रोहित ने औपचारिक सी दृष्टि से आकाश की ओर देखा और फिर प्रश्न किया, तो क्या यह भी तुम्हारे स्कूल का साथी था? अरे नहीं नहीं, मैं हंस दी। यह मुझसे कुछ साल छोटा है और इसने तो 10वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने बात आगे बढ़ाई, तो बताओ आकाश इन दिनों क्या कर रहे हो? बस एक कपड़े का शोरूम खोल लिया है, उसने विनम्रता से कहा। वाह, यह तुम्हारा अपना शोरूम है? भैया ने बताया तो था, पर इस ओर आना नहीं हो सका। तुमने तो बड़ा काम कर दिखाया। आइए ना, अंदर चलिए, दुकान दिखाता हूँ, उसने आग्रह पूर्वक कहा। मैंने अनायासी फिर रोहित की ओर देखा। वो मुझे यूं घूर रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की हो।
मैंने जैसे उनकी नज़रों की तलखी को भीतर तक महसूस किया, जैसे हर बात पर उनकी आंखों में सवाल था और वह हर बात का मुझसे हिसाब मांग रही थी। मैं कुछ सजग हुई, उनकी मन स्थिति को समझते हुए। फिर मुस्कुराने का अभिनय करते हुए कहा, नहीं आकाश, हम फिर कभी आएंगे। अभी तो मौसी के घर जा रहे हैं, उनका बुलावा है। आकाश कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें देर हो रही है, चलो सुमन। उनका स्वर संयत था, पर फिर भी भीतर की खींच स्पष्ट थी। वो आगे बढ़ गए थे, जैसे उन्हें वहां रुकने में कोई रुचि नहीं थी। शायद उन्हें मेरे परिचितों में कोई रुचि नहीं थी, पर ससुराल में वह सबसे बढ़ चढ़कर रुचि लेते हुए सबसे कितने अच्छे से बात करते हैं, मैंने देखा है। और मुझसे कितने अपनेतव से मुस्कुराते हुए सबका परिचय करवाते हैं। परंतु अब मेरे मायके में किसी से परिचय में क्या उन्हें कोई रुचि नहीं। हम दोनों आगे बढ़ गए, रास्ता वही था, पर यह अब लंबा लग रहा था। हम दोनों के मध्य एक लंबी चुप्पी थी। भीतर जैसे अनचाहा सन्नाटा उतर आया था। मेरे कदम अब जैसे धीमे हो चले थे, खुद ब खुद, और जैसे मन का उत्साह फीका पड़ गया था। मन उलझा हुआ था, कितने सवाल जवाब और खामोशियों के बीच। पर फिर सोचा शायद किसी को जानते पहचानते नहीं है, इसीलिए यह है। परंतु मैं भी जब ससुराल गई थी तो किसी से ज़्यादा परिचित नहीं थी, पर फिर भी एक रिश्ता भीतर से जुड़ गया था। सब अपने से लगते थे, पर मन की बात है, यह मन की बात है। पर माँ ने समझाया था कि रिश्तों को समझने में समय लगता है। मैं भी समझने का प्रयास कर रही थी। अरे सुमन बिटिया, कहाँ जा रही हो? बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। तभी सामने से एक रिक्शा वाले ने आवाज़ लगाई। मैं जैसे विचारों से बाहर आई तो देखा वही रिक्शा वाले काका थे जो बचपन में मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आते थे। मैं उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, काका मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बिटिया, कहाँ जा रही हो? चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं काका, हम मौसा जी के यहाँ जा रहे हैं, बस पहुँच ही गए हैं, 2 कदम पर ही तो है, हम चले जाएंगे। कहते हुए मैंने रोहित की ओर देखा और बोली, अच्छा दामाद जी भी आए हैं, राम राम बिटुआ, खूब आशीर्वाद है, तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। अब मैं चलता हूँ, राम राम बिटिया, कहकर काका चले गए। रोहित ने देखा तो बोले, तुम तो हर किसी से बात कर लेती हो, यह क्या बात हुई? तुम तो सचमुच बहुत बातूनी हो। उन्होंने जैसे मुझ पर ताना कसा था, ना चाहते हुए भी मुझे यही महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में हम मौसा मौसी के घर पहुंच गए। मौसी ने दरवाज़ा खोला। हमें देखते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे सुमन आ गई बिटिया, आओ आओ, भीतर आओ। मौसा जी भी बैठक से निकल कर आए। दामाद जी आइए आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने देखा मौसी जी ने बड़ी तैयारी की थी। पनीर के पराठे, कद्दू की सब्जी, बेसन की कढ़ी और मीठे बेसन का काजू बादाम का हलवा। मौसी के हाथों के बने भोजन का अपना अलग स्वाद था। उन्होंने बहुत आत्मीयता से हमारी आवभगत की, पर रोहित बस औपचारिक मुस्कान लिए उलझ रहे। जितना कहा जाता बस उतना ही बोलते। मैं समझ रही थी कि शायद वह उतने मिलनसार नहीं है, परंतु यहाँ की गलियों में मेरी यादें बसी है, यह मेरे लिए अनमोल है। हम भोजन कर लौट आए। लौटते समय उन्होंने हम दोनों को उपहार दिए। यह यहाँ का रिवाज है, बेटी दामाद को उपहार देकर विदा किया जाता है। रात में अपना सामान समेट रही थी, तभी मेरी नज़र अलमारी में रखी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। स्कूल यूनिफॉर्म में मैं अपनी सहेलियों के साथ रिक्शे में, और वही रिक्शा वाला काका, जब मैं रोती थी तो वह मुझे बिस्किट और टॉफ़ी लाकर मुझे बहलाते और चुप करने का प्रयास किया करते थे। मन भर आया जैसे कुछ पीछे छूट रहा है, पर यही तो जीवन है। अगले दिन हमें निकलना था। सारा घर जैसे उदासी में डूबा था, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए माँ मुझे और रोहित को विदा करने की तैयारी में लगी थी, कहीं कोई कसर न रह जाए। चंपा, चमेली और साक्षी तो उनके आगे पीछे जीजा जीजा जी कहकर कभी हंसी ठिठोली, कभी मनुहार करके भोजन मिठाइयाँ आदि खिलाती।
पर वह भी उनके स्वभाव को समझकर थोड़ा सहम जाती थी। फिर ज़्यादा तंग नहीं करती। सबने उनकी खूब खातिरदारी की। माँ दरवाजे पर खड़ी थी हमें विदा करने। भाई भाभीियों ने भी मुस्कुराकर मेरा और उनका टीका किया और बहुत सारे उपहार दिए। मैंने कहा भी इन सब की क्या आवश्यकता है, पर उन्होंने कहा आवश्यकता कैसे नहीं, यह तो हमारा प्रेम है, हमारी याद है। जब भी तू इन्हें देखेगी हम तुझे याद आएंगे। उन्होंने भावुक होकर कहा तो मैं कुछ न कह सकी। मैं मन को कठोर करते हुए पलटकर आगे बढ़ गई जहां रोहित रिक्शा में सामान के साथ बैठे थे। चलो भाई देर हो रही है, उन्होंने कहा और मैं चल पड़ी। भाई हमारे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। भाई ने सामान उतारा और चुपचाप खड़े रहे। मैंने देखा उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी। शायद बहन का यूं विदा होना उन्हें भी उदास कर गया था। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, अब तो बड़ी हो गई है, समझदारी से रहना और हाँ फोन करते रहना। हम ट्रेन में बैठ गए। खिड़की से बाहर तीनों भाई खड़े थे। पीछे से साक्षी भी बाबूजी के साथ आ गई थी। उसने भी जरूर जिद की होगी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बच्चों जैसी जिद है उसकी। घर में सबसे छोटी जो है सबसे अपनी बात मनवा लेती है। सुमन दीदी फिर से जल्दी आना, कह उसने हाथ हिलाया। मैंने भी कहा हाँ साक्षी, पर तुम अच्छे से पढ़ाई करना और माँ बाबूजी को ज़्यादा तंग मत करना। तो वह चिढ़कर बोली, मैं कहाँ तंग करती हूँ। अच्छा बाबा, नहीं करती तंग, अब खुश। मैंने कहा तो उसने हंसकर सर हिला दिया। ट्रेन चलने लगी तो सबने हाथ हिलाया। मैं उन्हें देखती रही जब तक सब आंखों से ओझल ना हो गए। 2 बूंद आंखों से निकल आए। आंसुओं को धीरे से अपनी उंगलियों से पोंछा। मैं समझ रही थी कि हम गांव जा रहे हैं, पर नहीं, अब हम तो सीधे शहर जा रहे थे। मन में हल्की राहत हुई। गांव में सिर्फ बहू बनकर रह जाती। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अब हर पल साथ रहेंगे, गांव में अकेले नहीं छोड़ेंगे। एक साथ रहने का यह आश्वासन मेरे मन को सहला गया था। मैं सोच रही थी सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था जितना कि मुझे लग रहा था। हो सकता है उन्हें थोड़ा समय चाहिए मुझे समझने के लिए, और मुझे भी चाहिए उन्हें समझाने के लिए। माँ की बातें याद आई। कह रही थी बड़ी बहनों से कि रिश्तों में कभी हिसाब किताब मत जोड़ना। जो दिया वह प्रेम से दिया और जो मिला उसे प्रसाद समझना। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लेना। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी दूसरों की चुप्पी भी उनका प्रेम होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। आज मन की हर बात जैसे अर्थ पाकर मेरे सामने थी। मैं सोच रही थी कि माँ की उन सीखों को अब जीवन में उतारने का समय है। मैंने उनकी ओर देखा। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे। हवा उनके बालों से खेल रही थी और चेहरे पर एक सहजता थी। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चाय पियेंगे क्या? उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा। हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो अभी रुकवा दूं। मेरे मन में विश्वास सा जाग उठा। शायद यह सफर आसान नहीं, पर उनके साथ मुश्किल भी नहीं। हम सुबह की पहली किरण के साथ अपने घर लौट आए थे। स्टेशन से घर तक की दूरी हमने एक ऑटो रिक्शा में पूरी की। शहर की सड़कों पर चुप्पी पसरी थी, जैसे नींद अभी उन्नीदी हो। रिक्शे से सामान उतारते हुए उन्होंने जेब से रुपये निकालकर किराया चुकाया और चुपचाप गेट खोला। दरवाजे का ताला जब खुला तो लगा जैसे घर भी हमें लौटते देख मुस्कुरा उठा हो। घर में प्रवेश करते ही एक गहरी सांस ली। सफर की थकावट भले शरीर पर हावी हो, पर अपने घर की जमीन पर कदम रखते ही आत्मा को जैसे एक राहत सी मिली। यह घर छोटा सही, पर इसका हर कोना अपना है। दरवाजे, दीवारें, खिड़कियां, सब पर्दे सब हवा से हिले तो जैसे हमारे आने का स्वागत किया और खुशी जाहिर कर गए। उन्हें अभी ऑफिस जाना था, कई दिनों की छुट्टी के बाद अब और छुट्टी लेना कठिन था। उन्होंने स्नान कर सादगी से अपने कपड़े पहने, बालों पर कंघी की, घड़ी पहनी और बस चुपचाप तैयार हो गए। उनके चेहरे पर ऑफिस जाने की व्यस्तता झलक रही थी, जो हर नौकरी पेशा पुरुष के मस्तक की रेखा में दिखाई देती है। मैं जल्दी रसोई में जा घुसी, आटा गूंथा और गैस पर तवा चढ़ा दिया। झटपट पराठे सेके, कुछ आलू पड़े थे, उनसे सब्जी बनाई। गर्मा गर्म पराठे की महक रसोई से उठकर कमरे तक पहुंची तो उन्होंने आकर कहा,
चलो अच्छा है कुछ बना दिया तुमने। मैं मुस्कुराई। वो खा पी कर ऑफिस निकल गए। उनके जाते ही मैंने घर पर चारों तरफ एक नज़र डाली तो जैसे वह अपने पुराने रूप में लौटने की गुहार लगा रहा था। इतने दिनों बाद घर में स्त्री की उपस्थिति लौटी थी। वही घर जो सिर्फ दीवारों का ढांचा होता है, एक स्त्री ही उसे घर बनाती है। मैं कमर कसकर लग गई घर की साफ सफाई में। हर कोने में जैसे धूल की चादर जमी थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और खिड़कियों से छनकर आती धूप भी जैसे बिना साफ सफाई के उदास दिख रही थी। मैंने एक एक कर हर वस्तु को पोंछकर अपनी जगह रखा, झाड़ू से हर कोने को चमकाया, बर्तन मांजे, पानी के बर्तन को धोकर ताजा पानी भरा। अब केवल एक छोटा कमरा बचा था, वह जो घर के सबसे पीछे की ओर था, जहाँ पुराने सामान को रखा जाता है। एक आम गृहिणी की तरह मेरे मन में भी संतोष तब तक नहीं उतर सकता था जब तक उस अंतिम कोने को भी सलीके से सजा ना दूं। ये ब्याह से पहले की बात है। तब माँ ने चिंता जताई थी कि हाँ तो दिन भर छत पर टंगी रहती है, बस खेल और धमा चौकड़ी, जाने क्या होगा ससुराल में। तब चाचा ने माँ से कहा था, वहाँ जाकर सब करने लगेगी, तू चिंता मत कर, जिम्मेदार हो जाती है बेटियाँ ससुराल में जाकर। तब मैं सोचती थी कैसे, पर अब समझ में आ रहा है। मैं वहां पहुंची, दरवाजा खोला और पुरानी सामान को ठीक करने लगी। तभी मेरी निगाहें एक बोतल पर पड़ी। यह क्या, इसमें क्या केरोसिन है? मैंने मन ही मन में सोचा, पर खोलकर सूंघते ही एक जानी पहचानी सी महक टकराई। मन एकदम जैसे विचलित हो गया। यह वही महक है जो उस रात पूरे कमरे में फैली थी जब वो देर रात लौटे थे और मैंने पूछा भी था, पर वह जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जैसे चुप्पी ओढ़ ली थी। कुछ कहा नहीं मैंने जो दिया, पर कुछ कहते तभी भैया आ गए थे और मेरा पूछा वही रह गया। तब यही गंध थी तीखी, चुभती हुई, अजीब सी। मैं ठिठक गई, हृदय की धड़कन तेज हो गई थी, हाथ कांप गए थे। मैंने बोतल को ध्यान से देखा, ऊपर किसी ब्रांड का नाम लिखा था। यह कोई केरोसिन नहीं थी, यह शराब थी। फिल्मों में मैंने ऐसी बोतल देखी थी। आंखें फैल गई मेरी, गला सूखने लगा। तो क्या यह सच है जो उस रात मैंने महसूस किया था? अंदर एक हुक सी उठी। क्या वो वही भले पुरुष है जिसका सादगी से सजा रूप मैंने देखा था? मेरी सभी धारणाएं जैसे ध्वस्त होती नजर आ रही थी। धीरे धीरे उनकी आदतों की परतें खुलती जा रही थी। क्या यह वही व्यक्ति है जिनसे मैंने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे? या फिर उनका यह कोई और ही रूप है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा था? मैं वहीं खड़ी रही जैसे किसी तूफान के बीच फंस गई थी। मैं अब उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, उनसे पूछना चाहती थी। मैंने भोजन भी ठीक से नहीं किया था। मेरे लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। मेरे पिता सख्त अनुशासन वाले थे। बचपन से उन्होंने यही सिखाया गया था कि परिवार नहीं होता है जहाँ मर्यादा हो, संयम हो और एक दूसरे की गरिमा बनी रहे। परंतु अब मेरा अपना जीवन साथी, उन्हें इस हाल में देखकर उस दिन के विषय में सोचती हूँ तो आज हृदय भीतर तक चूर हो गया। आंखें भर आई, आंसू बह निकले। कहीं ना कहीं शायद आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। कविता मेरी सहेली जब वह मुझसे मिलने आई थी, उसने बताया कि उसका पति पीता है और पीकर अजीब हरकतें करता है, तो वह हंस रही थी। मैंने उसकी ओर आश्चर्य और घृणा से देखा था। कैसे वह ऐसी बात पर हंस सकती है? क्या यह कोई गर्व की बात है? उसे जरा भी लज्जा महसूस नहीं हुई थी। तब मैंने कहा था, छी, मेरा पति ऐसा नहीं होगा। तुम कैसे ऐसी बात साधारण रूप से बता रही हो? यह कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कि तुम ऐसे बता रही हो। तब उसने कहा था, एक बार तेरा ब्याह हो जाने दे, तब देखूंगी तेरा पति क्या क्या करता है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैंने भी तब कह दिया था, देख लेना, मेरे बाबूजी ऐसा वर ढूंढेंगे कि तू भी देखती रह जाएगी, बिल्कुल श्री राम के जैसा। और तब से आज तक उसने मुझसे बात नहीं की और मेरे ब्याह में भी नहीं आई थी वो। क्या इसीलिए उस दिन उन्हें देर हुई थी? मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था। दोपहर हो चली थी, घर के भीतर घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गई।
लेकिन मन बेचैन था। कुछ देर बाद मेज पर रखा अखबार उठाकर पलटने लगी, पर मन जैसे पढ़ना ही नहीं चाहता था। चारों ओर अजीब सा मौन पसरा हुआ था। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। न सामने वाले मकान का दरवाजा खुला था, न बगल वाली छत पर कोई आता जाता दिख रहा था। सोचने लगी, कैसे लोग हैं यहाँ के, कोई किसी से बोलता तक नहीं। क्या इन्हें अकेलापन नहीं काटता? क्या कभी ये ऊबते नहीं? अचानक सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और पड़ोस की विकास दहिया जी की पत्नी बाहर आई। उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी होगी, पर चेहरा नम्र और सरल भाव से भरा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने झट से बातचीत शुरू कर दी। अरे नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? वो होले से मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ। तुम कब लौटी? आज सुबह ही। आप कहीं जा रही है? सब्जियाँ खत्म हो गई है, सोचा बाजार हो आऊँ। उनकी बात सुनते ही मैं थोड़ी सोच में पड़ गई। घर में सब्जियाँ नहीं थी और वो ऑफिस से शाम को ही लौटेंगे। ऊपर से ये बारिश के दिन, शाम होते ही बादल घिर आते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर बाजार जाने में देर हुई तो रात के खाने में झंझट हो जाएगा। मैंने झट से कहा, भाभी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी चलूं आपके साथ। वैसे भी बाजार जाना था, साथ हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, साथ चलेंगे तो रास्ता भी कट जाएगा। मैं झटपट भीतर गई, अपना छाता उठाया और थैली ले ली। बारिश का कोई भरोसा नहीं था, छाता ले जाना जरूरी था। हम दोनों पैदल ही बाजार की ओर निकल पड़े। चलते चलते हम न जाने कितनी बातें करने लगे। मौसम, राशन, गांव और मोहल्ले की। मुझे एहसास हुआ वो भी अकेले ऊब जाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी आप चाहे तो दोपहर को मेरे घर आ जाया कीजिए, साथ में बैठकर बातें करेंगे, चाय पिएंगे, समय का पता भी नहीं चलेगा। वो हंस पड़ी, आंखों में खुशी झलक रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तुम बहुत प्यारी हो। बहुत दिनों बाद जैसे किसी अपनेपन का एहसास हुआ। बाजार की गलियों में सब्जियां चुनते, दाम पूछते और बातों में कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। हमने थैली भर के सब्जियां ली, भिंडी, टमाटर, लौकी और कुछ हरी मिर्चें भी। जब हम वापस लौटे तो मैंने देखा रोहित गेट के पास ही खड़े थे। मैंने आश्चर्य और खुशी से कहा, अरे आप आ गए। मैंने मिसेज दहिया से हंसते हुए विदा ली। अच्छा भाभी जी फिर मिलते हैं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। उन्होंने हाथ हिलाया और मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर बढ़ गई। मैंने आगे बढ़कर गेट का ताला खोला और भीतर आई तो जैसे एक अजीब सा एहसास हुआ, वो जो माहौल में झलक उठा था। मैंने ध्यान दिया, वो मुझे देखकर खुश नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव था, माथे पर सिकन और आंखों में जैसे कोई प्रश्न। मैं भीतर रसोई में आ गई। बाजार की थकान थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उनका नाम सविता दहिया है, यह बातों बातों में पता चला। उनके साथ साथ बात करके और समय व्यतीत कर मन प्रश्न हो गया था। उनकी अभी अभी की हंसी ठिठोली और अपने तो भरे व्यवहार से मन के भीतर एक सुकून भर दिया। मैंने थैला मेज पर रखा, धीरे धीरे सब्जियां निकालकर टोकरियों में रखने लगी। तभी पीछे से कदमों की आहट शुरू हुई तो मैंने मुड़कर देखा। वो पीछे पीछे रसोई के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। आंखों में वही कठोरता दिखाई दी। फिर बिना किसी भूमिका के बोले। उनकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। यह सब क्या है? कहाँ गई थी तुम? मैं चौंक गई उनके इस सवाल पर। आगे क्या करेगा अब रोहित?